रुधिर परिसंचरण तंत्र अपन पढ़ रहे थे। इसमें आज अपन स्टार्ट करते हैं हृदय का स्वचालित तंत्र। हृदय का स्वचालित स्पंदन। हृदय का स्वचालित स्पंदन का मतलब होता है कि हृदय जो है उसका खुद का ऐसा सिस्टम होता है कि वो स्पंदन पैदा कर सकता है। हृदय को किसी और ऑर्गन पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, तंत्रिकाओं का ऐसा सिस्टम बना हुआ है हृदय के अंदर कि वो अपना जो स्पंदन होता है वो खुद उत्पन्न कर सकता है। अपने अंदर जो आवेग होता है, करंट होता है, वो खुद ही उत्पन्न कर सकता है। इसके बारे में आज अपन देखते हैं कि हृदय में कौन सी ऐसी चीज होती है जो हृदय को स्वचालित का मतलब है स्वयं खुद के अंदर ऐसा सिस्टम होता है। हृदय के अंदर सेल्फ ऐसा तंत्रिकाओं का ऐसा सिस्टम होता है जिससे क्या हृदय स्पंद कर सकता है, हार्ट बीट उसमें उत्पन्न हो सकती है। देखो हृदय का स्वचालित स्पंदन, इसमें पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूँ हृदय का। ये हृदय, इसमें मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ जो होते हैं दो आलिंद होते हैं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं? दो आलिंद होते हैं। नीचे की तरफ क्या होते हैं? दो नीले होते हैं। ये दोनों ऊपर वाले दो आलिंद हो गए, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। अब इसमें यहाँ पे दाएं आलिंद की मैं बात कर रहा हूं। दाएं आलिंद में एक तंत्रिकाओं से बना एक गांठ समान संरचना होती है। तंत्रिकाओं से बनी एक गांठ समान संरचना होती है जिसे बोला जाता है ऐसे नोड। क्या बोला जाता है इसे? ऐसे नोड। ये ऐसा सिस्टम है, हृदय का एक ऐसा सिस्टम है जो तंत्रिकाओं की बनी हुई एक गांठ समान संरचना होती है जो हृदय के अंदर सेल्फ मतलब स्वचालित स्पंदन उत्पन्न कर सकती है। मतलब इसके अंदर खुद का खुद जो हृदय होता है वो करंट उत्पन्न कर सकता है। किसकी सहायता से? ऐसे नोड की सहायता से। ऐसे नोड में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो खुद करंट उत्पन्न कर सकता है। इसको ये स्वयं करंट इसमें जो स्पंदन उत्पन्न कर सकता है, आवेग आवेग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है हृदय का पेसमेकर। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। याद रखना, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है कि जो हृदय होता है, हृदय का पेसमेकर किसे बोला जाता है? ऐसे नोड को। ऐसे नोड होता है उसका जो तंत्रिका इसमें सॉरी जिसमें स्पंदन निकलता है, इसमें आवेग जो निकलता है वो हो सकता है, उसकी जो मात्रा है इसकी मात्रा हो सकती है 35 से लेकर 250 तक। 35 से 250 तक हो सकती है। 35 की बात करें तो 35 होती है हाथी के अंदर। 250 किसमें होती है? 250 होती है चमगादड़ के अंदर। चमगादड़ के अंदर देखो पेसमेकर जो है ऐसे नोड है वो स्वचालित स्पंदन उत्पन्न कर सकता है हृदय के अंदर। तो हृदय की हार्ट बीट होती है वो इसी की वजह से होती है, इसी के अंदर से आवेग निकलता है और हृदय की संकुचन में या उसके प्रसारण में सहायता करता है। वो किस प्रकार सहायता करता है वो देखेंगे। इसको पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं जो होता है हृदय को चलाने में सहायता करता है। इसका जो ये स्पंदन होता है ये 35 से लेकर 250 तक स्पंद प्रति मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रति मिनट की बात कर रहा हूँ। 35 प्रति मिनट या 250 प्रति मिनट इसके अंदर आवेग उत्पन्न हो सकते हैं। जो 35 प्रति मिनट आवेग उत्पन्न होता है वो हाथी के अंदर होता है और 250 जो होता है अधिकतम जो मैक्सिमम है 250 है। 250 किसमें होता है? चमगादड़ में। ह्यूमन की अपन बात करते हैं तो ह्यूमन में आप लोगों ने देखा होगा जो अपना हृदय होता है वो 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड में जो आवेग उत्पन्न हो रहा है वो प्रति मिनट 72 बार आवेग उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि 35 किसमें था हाथी के अंदर, 250 किसमें था चमगादड़ के अंदर, उसी प्रकार ह्यूमन के अंदर ये इसका मान कितना होगा? 72 प्रति मिनट। इसके बाद में एक नोड और पाया जाता है जिसको बोला जाता है एबी नोड। ये पाया जाता है जस्ट किसके पास में? जो आलिंद निलय जो कपाट होते हैं, आलिंद निलय जो पट होता है इसको बोला जाता है। ये आलिंद हो गया, ये निलय हो गया। तो
आलिंद और निलय के बीच में जो पट्ट पाया जाता है, जो एक खाज पाई जाती है, इसको आलिंद निलय पट्ट बोला जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा एबी नोड। इसका नाम पड़ा एबी नोड। इसका नाम क्या है? एबी नोड। जैसे ही यहाँ पे तरंग उत्पन्न होती है, इस ऐसे नोड के अंदर तरंग उत्पन्न होती है, तो वो किसको भेजता है? तरंग उत्पन्न होती है तो ये तरंग उत्पन्न होकर किस में जाती है? एबी नोड के अंदर। उससे पहले जैसे कि यहाँ पे तरंग उत्पन्न होती है तो सबसे पहले कौन लेता है? इसमें दायां आलिंद लेता है। दाएं आलिंद संकुचन होता है। दाएं आलिंद संकुचन होने के बाद इसमें कौन सा संकुचन होता है? बाएं आलिंद का संकुचन होता है। दाएं आलिंद में संकुचन के बाद इसमें बाएं आलिंद में संकुचन होता है। अगर इसकी बात करें दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो इनमें जो डिफरेंस होता है कि सबसे पहले क्योंकि आवेग जो ये ऐसे नोड कहाँ उपस्थित है? दाएं आलिंद के ऊपर उपस्थित है। दाएं आलिंद में उपस्थित है। जब यहाँ से आवेग उत्पन्न होता है तो सबसे पहले कौन सा संकुचन होगा? सबसे पहले इस दाएं आलिंद का संकुचन होगा और दाएं आलिंद के संकुचन होने के बाद किसका संकुचन होता है? बाएं आलिंद का संकुचन होता है। इन दोनों के संकुचन में डिफरेंस होता है 0.1 से 0.2 सेकंड का। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद दोनों के बीच में जो संकुचन होता है, संकुचन का जो अंतर होता है, अंतर कितना होता है? 0.1 से 0.2 सेकंड का ही अंतर होता है। मतलब जब ये संकुचित होता है उसका 0.1 से 0.2 सेकंड बाद में ही ये संकुचित हो जाता है। सही है, ये संकुचित हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है? ये जो एबी नोड होता है, एबी नोड होता है उसमें क्या जुड़े होते हैं? एबी नोड होता है एबी नोड होता है। एबी नोड से एक तंत्रिकाओं का जाल निकलता है। यहां से क्या हो गया? ये तो हो गया ऐसे नोड, ये हो गया एबी नोड। एबी नोड जो होता है वहां से क्या होता है? तंत्रिकाओं का जाल निकलता है। ये तंत्रिकाओं का जाल निकल के किसमें फैलता है? आगे जाके इस पट्ट के अंदर, जो दोनों निलयों को अलग करने वाला जो पट्ट होता है, ये दायां निलय, ये बायां निलय, इन दोनों निलयों को अलग करने वाला जो पट्ट होता है उसके अंदर यहां से एक तंत्रिकाओं का जाल निकलता है। यहाँ से एक तंत्रिकाओं का जाल निकलता है जो इस दोनों निलयों को निलयों को अलग करने वाली जो पट्ट है वहां पे आके फैल जाता है। इसको नाम दिया गया है क्या? बंडल ऑफ हिस। हिस के बंडल, हिस के बंडल, इसे नाम क्या दिया गया है? हिस के बंडल। जो एबी नोड से उत्पन्न होता है, एबी नोड से उत्पन्न होते हुए दाएं और बाएं निलय के जो बीच में जो कपाट पाया जाता है, उस कपाट से होते हुए, इसे कपाट से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? हिस के बंडल। अब ये हिस के बंडल आगे जाके दोनों जो निलय होते हैं, निलय की दीवार में आगे फैल जाते हैं। इस प्रकार ये फैल जाते हैं। जो तंत्रिकाओं का जाल होता है, ये हिस के बंडल आगे जाके दोनों निलयों की दीवार में आगे जाके ये फैल जाते हैं। सही है, आगे जाके फैल जाते हैं। इन फैले हुए तंतुओं को, इनको नाम दिया गया है पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर, ये सारे तंत्रिकाओं के जाल होते हैं। तंत्रिकाएं होती है सारे, जो बंडल बना हुआ है इसका बंडल, ये भी तंत्रिकाओं का बना हुआ है। एबी नोड जो है ये भी तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसके अलावा जो ऐसे नोड है ये भी तंत्रिकाओं का बना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आवेग उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? ऐसे नोड के अंदर। ऐसे नोड से आवेग बाहर निकलता है। ऐसे नोड से आवेग बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद का संकुचन होगा, इसके बाद में जाएगा बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद का संकुचन होगा। फिर इन तंत्रिकाओं को कौन ले लेता है? एबी नोड। जो ये तंत्रिकाएं जो यहाँ से ये आवेग जो यहाँ से निकल रहा है, उस आवेग को कौन ले लेता है? इसके बाद में एबी नोड इस आवेग को ले लेता है और आगे पहुंचाता है। कहाँ पे? निलय में। आगे कहाँ पहुंचाता है? निलय के अंदर। निलय के अंदर आगे ये जाते जाते इसके बंडल में जाता है। इसके बंडल में जाएगा तो इसके बंडल के बाद में क्या बन रहे हैं? पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर में जब ये आवेग जाता है, जैसे ये पुर्किंजे फाइबर में आवेग जाता है, ये पुर्किंजे फाइबर का संकुचन होता है और जैसे इन पुर्किंजे फाइबर का संकुचन होगा तो दोनों निलयों का भी संकुचन होगा। तो इस प्रकार ये जो स्वचालित स्पंदन इसमें पाया जाता है। ये आगे समझ, ये हो गया हृदय का स्वचालित स्पंदन।
दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो दोनों के बीच में अंतर होता है, संकुचन का जो अंतर होता है वो होता है 0.1 से 0.2 सेकंड का, आपको याद रखना है। इसके बाद में आवेग कहाँ जाएगा, एवी नोड के ऊपर जाएगा, एवी नोड से होते हुए हिस के बंडल में जाएगा, हिस के बंडल आगे जाके पुर्किंजे फाइबर्स में बट जाते हैं और जो आवेग होता है वो पुर्किंजे हिस के बंडल से होते हुए पुर्किंजे फाइबर्स में जाएगा। या आपको एक चीज याद रखनी है कि जहां जितनी तीव्रता का आवेग यहाँ उत्पन्न होता है, जितनी तीव्रता का आवेग यहाँ उत्पन्न होता है या पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर वो उतनी तीव्रता का आवेग नहीं जाता है, धीरे धीरे बीच में कम होता जाता है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे जितना आवेग उत्पन्न हो रहा है, जितनी तीव्रता का आवेग उत्पन्न हो रहा है, एवी नोड के पास थोड़ा कम जाएगा क्योंकि बीच में खर्च हो जाता है। बीच में दाएं आलिंद बाएं आलिंद आए हैं, इनको संकुचन में खर्च हो गया तो यहाँ पे कम पहुंचेगा। यहाँ से होता हुआ अगर हिस के बंडल में जाएगा यहाँ पे थोड़ा कम होगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये पुर्किंजे फाइबर में जाएगा, तो सबसे कम जो आवेग होता है वो होता है कहाँ पे, पुर्किंजे फाइबर के अंदर। सबसे ज्यादा जो आवेग होता है, सबसे ज्यादा तीव्रता का आवेग जो होता है वो होता है ऐसे नोड में, और सबसे कम तीव्रता का आवेग जो होता है वो होता है पुर्किंजे फाइबर में। तो ये बात की हृदय का स्वचालित स्पंदन। अब हम बात करते हैं हृदय के तंत्रिके नियंत्रण। हृदय का तंत्रिकीय नियंत्रण। हृदय का तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण अगर यहाँ आ जाता है, इसका मतलब है कि हृदय का वो नियंत्रण पढ़ रहे हैं जो अपने माइंड के हिसाब से हृदय को, जो माइंड होता है, माइंड में हाइपोथैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस आपने नाम सुना होगा, जो अपने जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हृदय का नियंत्रण करता है, हृदय की स्पंदन का नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिर्फ इसका नियंत्रण कर सकता है, इसको बंद करना, हृदय की धड़कन को बंद करना, हृदय की धड़कन को चालू करना, ये इसके हाथ में नहीं होता। क्योंकि अभी जो जस्ट पहले अपन ने पढ़ा है कि वो हृदय की स्पंदन का चालू होना, हृदय की स्पंदन का बंद होना, वो सब खुद हृदय के ऊपर डिपेंड है। ऐसे नोड के बारे में पढ़ा था, वो सब स्वचालित स्पंदन उत्पन्न कर सकता है। तो लेकिन अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो मस्तिष्क केवल इसकी स्पंदन को या तो तेज कर सकता है या कम कर सकता है, लेकिन बंद करना और चालू करना इसके हाथ में नहीं होता, वो खुद हृदय के हाथ में होता है। इसीलिए हृदय को बोला जाता है स्वचालित ऑर्गन, स्वचालित अंग बोला जाता है हृदय को, जिसका खुद का उसका सिस्टम होता है चलने का, उसको मतलब स्पंदन को उत्पन्न करना, स्पंदन को बंद करना, यह सब हृदय के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो हृदय का तंत्र के नियंत्रण पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ भाग है इसके जो इसमें सहायता करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्राही अंग, ग्राही अंग हो गया। दूसरा हम बात करते हैं संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। ग्राही अंग को बोला जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स, संवेदी अंग, संवेदी जो तंत्रिका होती है उसको बोलता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व हो गया। इसके अलावा इसमें सहायता करते हैं प्रतिवर्ती केंद्र, प्रतिवर्ती केंद्र जो मैंने भी आपको बताया, प्रतिवर्ती केंद्र का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस नहीं होता, तो इसका नाम होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा, प्रतिवर्ती केंद्र का काम कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये भी हृदय जो मस्तिष्क होता है उसका पार्ट होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस नहीं होता इसका।
नाम याद रखना, मेडुला ओब्लोंगेटा प्रतिवर्ती केंद्र का कार्य करता है। दूसरा अपन बात करते हैं चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका इसको बोला जाता है मोटर नर्व। मोटर नर्व। दूसरा इसका भाग होता है प्रभावी अंग। प्रभावी अंग की बात कर रहे हैं कि जो प्रतिवर्ती केंद्र जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो अपना प्रभाव किसके ऊपर दिखाता है, जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो अपना प्रभाव किसके ऊपर दिखाता है, उनको बोला जाता है प्रभावी अंग। प्रभावी अंग इसके हृदय के अंदर कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे नोड को प्रभाव कर सकता है, एवी नोड को प्रभावित कर सकता है, एवी नोड को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पुर्केंजे फाइबर्स, पुर्किंजे फाइबर्स हो गया, धमनी हो गई, सीरा हो गई, और इसके अलावा हृदय की मसल्स, हृदय पेशियां, जिनको बोला जाता है हृदय पेशियां। ये सारे ऑर्गन हैं, ये सारे अंग हैं जिनके ऊपर जो ये मेडुला ओब्लोंगेटा होता है अपना प्रभाव दिखाता है। अब ये किस प्रकार होता है, इस प्रकार देखो ये कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे जो मैंने आप यहाँ पॉइंट लिखे ये किस प्रकार काम करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राही अंग। ग्राही अंग क्या होते हैं, हृदय में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं हृदय के अंदर पाए जाने वाले, हृदय की दीवार में हो सकते हैं वो, ये आलिंद की दीवारों में हो सकते हैं, वो निलय की दीवारों में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हृदय के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो धमनी होती है, धमनी की जो दीवारें होती है उसमें हो सकते हैं, सीरा की दीवारों में हो सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्राही अंग बोला जाता है। ऐसे अंग जो ये पता करते हैं कि जो हार्ट बीट यानी हृदय का स्पंदन बढ़ाना है या घटाना है, सही है, वो क्या ये ग्राही अंग क्या क्या चीज लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये करते हैं कि हृदय के स्पंदन को बढ़ाना है या घटाना है। जैसे अपन बात करते हैं ऐसे नोड की, ऐसे नोड के ऊपर जो ग्राही अंग है, ऐसे नोड के ऊपर ग्राही अंग है, जैसे कि मेडुला ओब्लोंगेटा को क्या करना है, मेडुला ओब्लोंगेटा को क्या करना है, इसकी हृदय की धड़कन बढ़ानी है, हृदय की धड़कन बढ़ानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्राही अंग उस मैसेज को लेते हैं, ग्राही अंग उस मैसेज को लेते हैं कि हृदय की धड़कन कम हो चुकी है। ग्राही अंग जो है वो ये मैसेज लेते हैं कि क्या, कि हृदय की धड़कन कम हो चुकी है। अब संवेदी तंत्रिका द्वारा ये मैसेज कहां पहुंचता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। सबसे पहले ग्राही अंग ये पता करते हैं कि हृदय की धड़कन बढ़ी है या घटी हुई है, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, इस चीज को, इस मैसेज को कौन ग्रहण करता है, ग्राही अंग ग्रहण करते हैं। इन ग्राही अंगों से क्या जुड़ी होती है, संवेदी तंत्रिका। इस ग्राही अंगों से क्या जुड़ी होती है, संवेदी तंत्रिका। ये संवेदी तंत्रिका इनके मैसेज को, जो ग्राही अंग जो मैसेज लिए कि हृदय की धड़कन बढ़ी है या घटी है, इसको, इस मैसेज को इस संवेदी तंत्रिका की सहायता से कहां पहुंचाते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा। कहां पहुंचाते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसका काम क्या है, इसका काम में ये क्या करता है, इससे चालक तंत्रिका जुड़ी हुई होती है। मेडुला ओब्लोंगेटा से क्या जुड़ी हुई होती है, चालक तंत्रिका। मेडुला ओब्लोंगेटा से क्या जुड़ी होती है, चालक तंत्रिका। अब ये मैसेज इसको मिल गया, जैसे कि मान लो हृदय की धड़कन कम हो गई है, जैसे कि मान लो ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन में कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। समझने के लिए यहाँ पे देखो 72 प्रति मिनट कितनी होती है ह्यूमन में। अब ह्यूमन का जो हृदय है उस हृदय की हार्ट बीट कम हो गई है, और ये हो गई है लगभग 65 मिनट, 65 प्रति मिनट हो गई है। किसी भी कारणवश, किसी भी रोग से या किसी भी कारणवश, किसी तनाव की वजह से, किसी शोक की वजह से ये घट गई, 72 से कितनी हो गई, 65। अब ये 65 हो गई, तो ये 65 जैसे ही होती है तो ये संदेश किसको मिलता है, ग्राही अंग को। ग्राही अंग हर जगह मौजूद होते हैं, या तो चाहे हार्ट की बात कर ले, हार्ट में भी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा ये धमनी की दीवारों में भी हो सकते हैं, सीरा में भी हो सकते हैं। तो जैसे ये हार्ट बीट 72 से 65 आती है तो ये संदेश किसको मिलता है, ये मैसेज किसको मिलता है, ग्राही अंग को। अब ये ग्राही अंग संवेदी तंत्रिका की सहायता से कहां पहुंचाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में ये
मैसेज पहुंचाता है कि जो हृदय की धड़कन है वो 72 से घट के 65 हो गई है। ये काम कौन करता है? ग्राही रिसेप्टर संवेदी तंत्रिका की सहायता से इसके पास पहुंचाते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? इसके धड़कन को बढ़ाने का, वापस बेहतर करने का काम करेगा। क्या करेगा? 65 से घटी हुई जो 65 होगी उसको बढ़ा के वापस बेहतर करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मैसेज भेजता है वापस किसके द्वारा? चालक तंत्रिका के द्वारा। वापस हृदय में चालक तंत्रिका के द्वारा मैसेज भेजता है कि हृदय की धड़कन को बढ़ाया जाए। हृदय की धड़कन 65 हो गई है, उसको वापस से बेहतर किया जाए। ये जो तंत्रिका होती है ये किससे जुड़ी होती है? एस नोड से। अब जैसे ही एस नोड में ये मैसेज जाता है कि हृदय की धड़कन कम हो चुकी है, जैसे ही एस नोड में ये मैसेज जाता है कि हृदय की धड़कन कम हो चुकी है, तो ये क्या करता है? एस नोड अपना स्पंदन बढ़ा देता है। एस नोड स्वचालित अंग है, हृदय का स्वचालित अंग है, स्वयं उत्पन्न कर सकता है स्पंदन। तो जैसे ये मैसेज ऐसे नोड के पास पहुंचता है कि 72 से इसकी 65 हो गई है, कौन पहुंचाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे ये मैसेज पहुंचता है तो ये क्या करता है? अपने स्पंदन को बढ़ा देता है और वापस वो जो हृदय की धड़कन होती है वो 65 से बेहतर हो जाती है। इस प्रकार ये सारे के सारे जो अंग है ये काम करते हैं। ऐसे नोड की मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसे नोड के अलावा मैं धमनी और शिरा की भी बात कर सकता हूं। धमनी और शिरा के अंदर जैसे कि मान लो जो धमनी है, ये धमनी की बात कर रहे हैं, धमनी की शिरा में उपस्थित यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स, ये जो ग्राही अंग उपस्थित है, यहाँ पे ग्राही अंग उपस्थित है। अब मान लो इसको क्या करना है? जो धमनी है, धमनी की दीवार है उसको फैलाना है, उसको चौड़ा करना है। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे ग्राही अंग यहाँ पे उपस्थित है, ये मैसेज को लेते हैं कि जो धमनी है, धमनी की दीवार को चौड़ा करना है। तो ये क्या करते हैं? संवेदी तंत्रिका की सहायता से मेडुला ऑब्लोंगेटा तक इसको पहुंचाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर चालक तंत्रिका को मैसेज देता है, चालक तंत्रिका फिर धमनी की दीवार में जाके इसको चौड़ा करने का, इसको फैलाव का कार्य। इस प्रकार ये हृदय का तंत्रिका नियंत्रण काम करता है। तंत्रिका तंत्र इस प्रकार काम करता है। हृदय की हार्ट बीट को बढ़ाना या घटाना इसका काम होता है किसका? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। याद रखना, बढ़ाना और घटाना, चालू करना बंद करना स्वयं हृदय के हाथ में होता है, स्वयं हार्ट के हाथ में होता है। लेकिन इसको बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाथ में होता है। अब दो प्रकार के तंत्र यहाँ पे काम करते हैं, दो प्रकार की तंत्रिका यहाँ पे आती है। एक होती है अनुकंपी तंत्रिका, एक होती है परानुकंपी तंत्रिका। इनके बारे में देख लेते हैं। तंत्रिका नियंत्रण में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, अनुकंपी तंत्रिका, एक होती है परानुकंपी तंत्रिका। एक होती है परानुकंपी तंत्रिका। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अनुकंपी तंत्रिका जो तंत्र है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये नॉर एपिनेफ्रिन, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हृदय की धड़कन जब कम हो जाती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है जिसको बोला जाता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा क्या किया जाता है? नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और ये नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो हृदय की जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये हार्ट बीट को घटाने का काम करता है। अनुकंपी तंत्रिका का जस्ट उल्टा, मतलब हार्ट बीट को घटाने का काम करता है। हार्ट बीट को घटाने का काम कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हार्ट बीट को घटाने का काम करता है।
अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स यहाँ पे आती है, जैसे कि अपन बात करते हैं एट्रोपिन। एक होती है एट्रोपिन, एक होती है फाइसोस्टिग्माइन। ये दो प्रकार की ड्रग्स होती है, एट्रोपिन और फाइसोस्टिग्माइन। अब यहाँ पे आप देखो एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन क्या करती है, परानुकंपी। ये दोनों जो ड्रग्स हैं, ये दोनों ड्रग्स हैं एट्रोपिन और फाइसोस्टिग्माइन, ये दोनों किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाती है, अनुकंपी के ऊपर नहीं दिखाती। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कि मानो एट्रोपिन क्या करती है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव को कम करती है। एट्रोपिन इसके इस तंत्र के प्रभाव को कम करती है। याद रखना, एट्रोपिन जो है परानुकंपी तंत्रिका जो तंत्र है इसके प्रभाव को कम करती है। जब इसका प्रभाव कम हो गया, ये क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है। सही है, ये क्या करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हार्ट बीट को कम करता है। लेकिन जैसे अपन एनिमल को एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं, एट्रोपिन का इंजेक्शन देते ही क्या करता है, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव को कम करता है। मतलब हार्ट बीट बढ़ेगी या घटेगी, जैसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का प्रभाव कम होता है तो हार्ट बीट बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली रूप से अगर बात करें तो एट्रोपिन हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार फाइसोस्टिग्माइन जो है, फाइसोस्टिग्माइन क्या करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव को बढ़ाता है। फाइसोस्टिग्माइन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव को बढ़ाता है। इसका प्रभाव बढ़ेगा तो हार्ट बीट घटेगी, क्योंकि ये परानुकंपी तंत्रिका है, ये हार्ट बीट को घटाती है। तो इसका प्रभाव बढ़ेगा मतलब हार्ट बीट घटेगी। तो अपन इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं फाइसोस्टिग्माइन जो है वो हार्ट बीट को कम करता है। सही है, फाइसोस्टिग्माइन हार्ट बीट को कम करता है, एट्रोपिन जो है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। तो ये हो गया हृदय का तंत्रिकीय नियंत्रण। बाकी हृदय चक्र जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।